Hello everyone, welcome to this lecture. Students, in the previous lecture we have started a new unit, motion in a plane, in which we have studied about the vectors. Basically, we have studied about the two types of vector. One is the polar and another one is axial vector. Polar vector and axial vector. Polar vector have starting point. Okay, and axial vector are those which represents the turning effect. पोलर वेक्टर तो वेक्टर होते हैं जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक डेफिनेट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हो, बट एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो रोटेशनल इफेक्ट और टर्निंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो. रोटेशनल टर्निंग और रोटेशनल सेम है. टर्निंग मींस थोड़ा सा ही टर्न हो, रोटेशन मतलब कंप्लीट रोटेशन हो रहा हो. तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज फाइंड आउट की जाती है फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल. If we curl our fingers in the direction of the rotation, then the direction indication by the thumb is the direction of the vector. यानी अगर कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेशन कर रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शन क्या है वो ये डायरेक्शन नहीं है उसकी, ये है डायरेक्शन उसकी. जैसे किसी स्क्रू को आप टाइट करो या लूज करो, तो अगर टाइट कर रहे तो इधर जाकर अंदर जाएगा, ठीक है. अगर आप लूज करते हो तो बाहर आएगा. जैसे अगर आप उसको ऐसे टर्न किया तो ये देखो इधर लूज बाहर. अगर हमने इसको ऐसे टाइट कर रहे हो तो ये कितना जाएगा अंदर, ये इनवर्ड डायरेक्शन पर पॉइंट करेगा. तो हमने टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे, एक पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर. इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को स्टडी किया था. ये केवल हमने डेफिनेशन लेकर के छोड़ा था. उसके बाद इन पोलर वेक्टर्स की स्टडी की थी जिसमें आपको बताया था नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर एंड वन मोस्ट इंपोर्टेंट वेक्टर आपको पढ़ाया गया था यूनिट वेक्टर. अभी तक आपको फॉर्मूला शायद याद हो. यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द लाइक दिस वन. दिस इज द फॉर्मूला. डेफिनेशन क्या है? यूनिट वेक्टर हैव यूनिट magnitude and it represents specific direction, राइट. तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट 1 मैग्नीट्यूड होगा ऑलवेज, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से यूनिट वेक्टर से. हमने पहले स्टडी कराया हुआ आपको. अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी हुई है, जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस 4j और आपसे कहा जाए फाइंड ए कैप, या तो डेफिनेशन फॉर्मेट में कहता फाइंड यूनिट वेक्टर, और ऐसे कह देता है यूनिट वेक्टर ही है. तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे वी नो यूनिट कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए. मॉड ए कैसे निकाल लोगे? यहाँ से मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 3 दिया 9 ऊपर 16, तो ये आ जाएगा 5 आपका. तो ए कैप क्या आ गया? यहाँ से यूनिट वेक्टर आ गया 1/5 3i कैप प्लस 4j कैप. ये आ गया यूनिट वेक्टर. क्लियर? इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर्स को हम इजी वे में निकाल सकते थे. और मैंने आपको एडिशन का आपको ट्रायंगल लॉ एक्सप्लेन किया था. एंगल कैसे फाइंड आउट किया था? हेड टू हेड मेथड, टेल टू टेल मेथड अप्लाई करोगे एंगल के लिए, और एडिशन के लिए हेड टू टेल और टेल टू हेड. हेड टू हेड तो करते हैं एंगल फाइंड आउट करने के लिए, और एडिशन के लिए क्या करते हैं हम? या तो हेड टू टेल या टेल टू हेड. एक वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मैच करनी चाहिए, तब हम वहां पे निकालते हैं, राइट. तो ये तो देखो दोनों ही चीज ध्यान रखना. एंगल निकालना हो और एडिशन, तो एंगल तो हेड टू हेड से निकाल लेंगे, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन जब कर रहे हो तो हेड टू टेल मेथड ही अप्लाई करना है आपको. ओके, तो ये आपने लर्न कर लिया था. अब हम लर्न करने जा रहे हैं यहाँ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होता है, ये अब हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोजीशन वेक्टर? Position vector is a vector
which defines the position of any particle at any instant। किसी टाइम पर किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने वाले वेक्टर को ही हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। सिंपली यार, पोजीशन वेक्टर डिफाइंस द पोजीशन ऑफ द वेक्टर। किसी वेक्टर पार्टिकल, किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने वाले वेक्टर को ही क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो एक एक करके हम यहां से समझते चलते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर is a vector which defines position of any particle at any instant। Position vector is a vector which defines position of any particle at any instant। Simply डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा और समझ में आएगा। Like this one, the x-axis, and it is the y-axis, and it is the origin. O. Coordinates of the origin always you know 0, 0. Suppose is a position of the particle at 2 time, that at t1 particle is at p1, and at time t2 particle at the point p2। The coordinates of p1 x1, y1, and coordinates of point p2 when the particle at point p2 x2, y2। Let this is the position vector r1, and this is also the position vector r2। Here r1 is the position vector of particle p at any instant t1। ठीक है, t1 इंस्टेंट पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, और उसी पार्टिकल का t2 टाइम पर r2 पोजीशन वेक्टर। r2 भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है उसी पार्टिकल का एट टाइम t2। ठीक है, तो यहां लिख रहे हैं एज शोन इन फिगर r1 is the position vector of particle at time t1। So how you can write r1 position vector? It can be write as r1 equal to x direction within distance travel क्या है, x1 i के, एंड y डायरेक्शन कितना है, y1 j के। ये पोजीशन वेक्टर है ये, राइट। किस टाइम पर, t1 टाइम पर। सिमिलरली t2 टाइम पर, सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट t2 टाइम, क्या हो गया, r2 वेक्टर इक्वल टू x2i के प्लस y2j। These are the position vectors। r1 and r2 are the position vector of any particle at time t1 and t2। t1 टाइम पर तो पोजीशन वेक्टर ये है, और t2 टाइम पर पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का ये है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये डायग्राम बनाएंगे, ये यहाँ पे नोट करेंगे, तो ये पोजीशन वेक्टर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो ये होंगे शॉर्टेस्ट। तो ये है यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आर। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर, so displacement vector as shown in figure delta r is the shortest distance
बिटवीन P1 एंड P2। P1 और P2 दो पॉइंट्स हैं, T1 T2 स्टैंड्स पर, उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस है, हेंस डेल्टा आर, हेंस फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां से क्या होगा, डेल्टा आर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस सॉरी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझ में नहीं आया होगा आपको? ट्रायंगल लॉ अगर अप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा। अब दिखेगा, देखो दोबारा से लिख रहा हूं। पांचवें वर्ष से हम क्या कहते हैं कि अगर दो साइड्स किसी ट्रायंगल की सेम ऑर्डर में ली जाए तो थर्ड साइड जो है वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करती है। देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में है, R1 और डेल्टा आर सेम ऑर्डर में, ये अपोजिट ऑर्डर में, तो ये R2 तो रिजल्टेंट हो गया, किसकी इक्वल हो गया R1 प्लस डेल्टा आर। हमें क्या चाहिए, डेल्टा आर, तो डेल्टा आर क्या हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो इट इज द पोजीशन वेक्टर। If you want to write in terms of the coordinates x1, x2, y1, y2, then you put down the values of position vectors r1 and r2। क्योंकि r1 और r2 क्या है, यहाँ दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो डेल्टा r क्या हो गया, डेल्टा r इक्वल टू, देखो r2 क्या है, r2 है x2 y कैप प्लस y2 j कैप माइनस R1 क्या है, x1 i कैप माइनस y1 j कैप। तो यहां से क्या मिल गया, यहां से मिल गया आपको x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो डेल्टा r मिल गया, पोजीशन वेक्टर है ये, इसको डेल्टा x लिख दो, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। तो ये ऑब्टेन हो गया आपको क्या, पोजीशन वेक्टर सिंपली, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये थे पोजीशन वेक्टर्स। अगर हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी वेक्टर। कौन सा, वेलोसिटी वेक्टर। तो कैसे निकालें वेलोसिटी वेक्टर, देखो जरा। वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v इक्वल टू डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, ऐसे लिखेंगे, ये वेलोसिटी वेक्टर होगा। सो वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज डिफाइंस द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर वो क्या हो जाता है, पार्टिकल की वेलोसिटी को डिफाइन करता है। तो डेल्टा आर क्या है, सॉरी डेल्टा आर की वैल्यू है डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, दोनों के साथ लिख सकते हो आप इसको, ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी और ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज है। ये तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है, ये अलोंग वाई एक्सिस हो रहा है। तो ये तो हो गया वी एक्स और ये क्या हो गया, वी वाई। तो वी क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी वेक्टर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। समझ में आएगा आपको, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी, ये r2 r1 की टर्म्स में है और ये x1 x2 x1 y1 x2 y2 की टर्म्स में है। ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। हमें एक्सीलरेशन वेक्टर फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो, एक्सीलरेशन। और एक चीज और, ये जो वेलोसिटी है ये एवरेज फॉर्मेट में है, एवरेज वेलोसिटी है। अगर आपसे कहा जाए इंस्टेंटेनियस, इट मींस इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो रहा हो तो उस समय वो क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस। वहां से ध्यान रखना, देखो ए डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वहां ध्यान देना, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी जे कैप।
ये जो अब टर्म है अब क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इट मींस dx by dt i कैप प्लस ये भी dy by dt j के, अभी भी ये वही है, मतलब ये vx i कैप है प्लस vy j कैप है। डिफरेंस ये है कि ये तो इंस्टेंटेनियस रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और वो एवरेज को, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये। वेलोसिटी, ठीक है, और ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। क्लियर। अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन वेक्टर की। किसके बारे में, एक्सीलरेशन वेक्टर। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, जो यूनिट फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ाया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसमें क्लैरिफाई किया था आपको कि एक्सीलरेशन भी टू टाइप का होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन। वेलोसिटी समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन वेक्टर अगर आपको निकालना है तो एक्सीलरेशन वेक्टर को देखो निकालने का तरीका ये a इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है ओवर टाइम इंटरवल। इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0 है तो a इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v ओवर डेल्टा t, तब a इक्वल टू ये रिप्रेजेंट होगी dv बाई dt से। है दोनों के दोनों एक्सीलरेशन ही, ये भी एक्सीलरेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन, और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस। एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वैल्यू, किस किस की, एक्सीलरेशंस की। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम याद कर लेते हैं, पता कर लेंगे। अब विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से लर्न करेंगे इनको कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। Let's see numerical problem. With the help of numerical problem, we will understand what are the position vector, displacement vector, and acceleration vector. Let's. A position vector is 3t raised to the power 4 I cap plus t square j cap is a position vector of any particle at any instant t. Find velocity vector, second acceleration vector। वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर, दो चीजें पूछी इसने, एक तो आपसे वेलोसिटी वेक्टर पूछा है, दूसरा पूछा है एक्सीलरेशन वेक्टर। तो कैसे करेंगे, वी नो v इक्वल टू dr by dt, rate of change of displacement is known as the velocity। so v वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, इसका डिफरेंशिएशन ऑब्टेन कर लो। r का पोजीशन वेक्टर का t के रेस्पेक्ट में r क्या है, ये है यहाँ पे 3t रेज़ टू पावर 4 i के प्लस t स्क्वायर j के। डिफरेंशिएट करो, यहाँ अंदर करके कर लो, 3 तो बाहर आ जाएगा, d ओवर dt t रेज़ टू पावर 4 i के प्लस d ओवर dt t स्क्वायर j के। डिफरेंशिएट करके पावर जो कि जो मल्टीप्लिकेशन में 3 into 4, एक पावर रिड्यूस हो गई 3 i के
प्लस 2t j कैप, ये पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू आ गई 3 4 जा 12 t टू द पावर 3 i कैप प्लस 2t j कैप। ये तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया। दूसरा एक्सीलरेशन वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर ए equal to the dv over dt, differentiation rate of change of velocity is known as the acceleration, so a equal to dv by dt, that is d over dt, velocity vector ये रहा 12t I cap plus 2t j, okay, so t equal to differentiation करो इसका 12 3 जा 36 t square I कैप प्लस 2 j कैप, ये आ गया एक्सीलरेशन वेक्टर। ये वैल्यूज आ गई आपके पास। पोजीशन वेक्टर ये रहा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया और ये एक्सीलरेशन वेक्टर आ गया। अगर आपको इसी क्वेश्चन में कह देता फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 एंड also find acceleration at t equal to 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसने क्या कहा है, वेलोसिटी पूछे t इक्वल टू 2, ये वेलोसिटी कौन सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, 2 सेकंड पर, जस्ट 2 सेकंड्स पर पूछा है। ऐसे एक्सीलरेशन पूछा है इसने 3 सेकंड पर, तो ये सारी दोनों की दोनों वैल्यू इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी उसने आपसे और इंस्टेंटेनियस ही एक्सीलरेशन पूछा गया आपसे। तो यहां वेलोसिटी निकालेंगे हम इसी क्वेश्चन से, v इक्वल टू ये था 12 t पावर 3, तो t की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 3 i कैप प्लस 2t, t कितना है 2 j कैप, कितना आ गया 8 हो जाएगा 96, 96 i कैप प्लस 2 2 जा 4 j कैप। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो कैसे निकालोगे, मॉड रूट ऑफ 96 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड यहां से ऑब्टेन हो जाएगा। ये हो गई इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम वे में इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूछा है t इक्वल टू 3, तो यहां एक्सीलरेशन की इक्वेशन ये रही, तो a एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3 3 9 36 into 9 i कैप प्लस 2 j कैप का t, यहां तो है नहीं, प्रेजेंट नहीं है, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 और 32 i कैप प्लस 2 j कैप। मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसका मॉड ले लेंगे, रूट ऑफ 324 का होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ये आ गया एक्सीलरेशन। क्लियर? तो एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हुई, इंस्टेंटेनियस की बात हुई, वेलोसिटी वेक्टर बताया, एक्सीलरेशन वेक्टर बताया, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑब्टेन हो गई। इसी में अगर आपसे कहा जाता, अगर पूछता एवरेज के बारे में कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करो और एवरेज एक्सीलरेशन निकालो, तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाँ, तो आपसे कहता है यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं। t1 इक्वल टू 0 सेकेंड, कुछ भी देता, मैंने 0 रख दिया आपको 1 सेकेंड, एंड t2 इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, ये आपको 4 कह देता, यहाँ पे 4 सेकेंड कह देता, तब कहता फाइंड एवरेज वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। ये क्वेश्चन देता यहां से 2 टाइम देता, t1 देता, t2 देता, कुछ भी दे सकता है, मान चलो t1 0 ही मान लेते हैं। तो अब एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हो, तो एवरेज की बात तो आपको पता है, एवरेज के लिए क्या किया जाता है, एवरेज के लिए ऑलवेज हम चेंज निकालते हैं। जैसे एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए, तो एवरेज वेलोसिटी की जो बात की जाती है v इक्वल टू द डेल्टा r बाई डेल्टा t, ठीक है। तो डेल्टा r अपॉन डेल्टा t यानी t इक्वल टू 0 पर निकालो डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल का, ठीक है, और t इक्वल टू इस पर निकालो तो 0 तो कुछ होगा ही नहीं, t पर ही निकलेगा, फिर उसको डेल्टा t से डिवाइड कर देना है तो मिल जाएगा आपको,
ठीक है, कैसे निकालोगे यहाँ पे, तो v तो डेल्टा आर तो यही है 3t रेज टू पावर 4 आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। डेल्टा टी कितना हो गया यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 माइनस 0 ये बनेगा, तो v इक्वल टू हो गया 1/4 3t रेज पावर 4 आई कैप प्लस टी स्क्वायर। इसमें t की वैल्यू रख दो कितनी 4 सेकेंड, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करोगे, नाउ पुट t इक्वल टू 4, यू विल गेट द आंसर वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमें ऑब्टेन हो जाएगी यहां से इस तरीके से, क्लियर है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी होगी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। चाहे तो डेल्टा आर ये रहा जो मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये आपके पास, डेल्टा टी हो गया t2 माइनस t1, वहां से निकालेंगे डिवाइड कर देना, ये मैंने रख दिया इस तरीके से। अब इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी 4 सेकंड, कितनी रखनी पड़ेगी 4 सेकंड, या दूसरे तरीके से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उस तरीके से करेंगे तो ऐसे निकालेंगे, हटा दें इसको ऐसे। दूसरा कैसे निकालेंगे देखो, v t2 तो ये हो जाएगा मतलब 3t इज पावर 4 आई के प्लस 4 इज पावर 2 j के माइनस t एक बार 0 रखोगे तो डेल्टा आर है t2 4 माइनस t1 0, तो v इक्वल टू ये आ गया यहाँ से 3 4 4 जा 16 4 जा 64 एंड 64 जा उसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो ये हो गया, कैलकुलेट कर लेना आप इसको आई के प्लस 16 जे के, तो ये अपॉन 4 एक पावर रिड्यूस हो जाएगी यहाँ से, ये 4 टाइम्स हो गया, तो 364 आई के प्लस 4 जे के मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12 3 6 जा 18 और 19 आई के प्लस 4 जे, ये अब निकल के आ जाएगी इस तरीके से। ये एवरेज वेलोसिटी है, क्या है ये एवरेज, इंस्टेंटेनियस तो मैं बता दी थी आपको इस तरीके से निकालेंगे। ऐसे ऐसे रिलेशन पूछा उसने एवरेज एक्सीलरेशन के एवरेज, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t निकालना पड़ेगा, डेल्टा t तो 4 सेकंड ही आएगा लेकिन डेल्टा v चाहिए, डेल्टा v क्या होगा v2 माइनस v1 होगा, ये भी t2 माइनस t1 होगा, तो v2 माइनस v1 v1 t इक्वल टू 0 पे निकालना है ना। वेलोसिटी वेक्टर क्या आया था, ये था, यहां से लिख लेता हूं मैं, चलो ये मैंने मिटा दिया वेलोसिटी वेक्टर को, यहां नोट कर देता हूं। वेलोसिटी वेक्टर था आपके पास 12t i के प्लस 2t j के, इस तरीके से था। अब t इक्वल टू 0 रखोगे तो एट t इक्वल टू 0 v क्या आ जाएगा 0, तो t की 0 रखोगे 0 आ गया, ये v1 हो गया। v2 क्या निकाल लोगे, t इक्वल टू इसमें रख दोगे कितना 4 सेकेंड, तो v2 मिल जाएगा। इसी में अब क्या रख देंगे, t की वैल्यू t के पर रख दो 2 सेकेंड, ठीक है, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो v2 ऑब्टेन हो गया 12 इंटू 4 4 जा 16 64 आई के प्लस 8 जे के, ये v2 आ गया। डेल्टा v निकाल लोगे वापस से, डेल्टा v तो यही आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 12 4 जा 48 एंड 12 6 जा 72 72 और 4 76 आई के प्लस 8 जे के, ओके, ये मिल गया आपको डेल्टा v। तो a इक्वल टू हो गया डेल्टा v ओवर डेल्टा t, डेल्टा t 4 है तो 368 आई कैप प्लस 8 j कैप डिवाइड बाय 4 4 दिया 8 1 एंड 3 9 2, तो 192 आई कैप प्लस 2 j कैप एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये, एवरेज एक्सीलरेशन। तो क्लैरिफाई हो गया एवरेज कैसे निकालना है, इंस्टेंटेनियसली डायरेक्ट जो भी आपको वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, जो एक्सीलरेशन वेक्टर गिवन है उसमें वैल्यू रख दो, एट कहा जाएगा t इक्वल टू 2, तो 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ऐसे इसमें कहा जाए t इक्वल टू जैसे 3 कहा जाए तो इसमें वैल्यू रख देंगे जो एक्सप्रेशन आएगा इंस्टेंटेनियस के लिए। और एवरेज के लिए आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल्टा v और डेल्टा t एवरेज एक्सीलरेशन हो गया, और एवरेज वेलोसिटी निकाले डेल्टा r अपॉन डेल्टा t करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी। वन मोर थिंग लेफ्ट,
if we have given the equation of acceleration, then how will you find out the value of the velocity and displacement? अगर हमें एक्सीलरेशन इक्वेशन गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे वहां से वेलोसिटी वेक्टर को और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को? इफ वी हैव द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन लाइक दिस वन, इफ वी हैव a इक्वल टू 2ti कैप प्लस t स्क्वायर j कैप, उसे कहता है फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर, ये कहता है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ a dt गिव्स यू वेलोसिटी वेक्टर। अगर हम इंटीग्रेशन करें एक्सीलरेशन वेक्टर का तो हमें वेलोसिटी वेक्टर होगा मिलेगा, इट मींस ये मिल गया 2ti कैप प्लस t स्क्वायर j कैप dt। अब जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है मैंने इंटीग्रेशन आपको लर्न कराया था, जो स्टार्टिंग यूनिट है बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देखना आप जा करके, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर नहीं सीखोगे तो ये जो यूनिट अभी में चल रही है हमें करंट में, वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। पहले बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको यूनिट बताई गई थी वो क्लियर करना है, अगर नहीं है तो आप वहां पे से वीडियोस को दोबारा से एक बार देखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करो, इसका आता इंटीग्रेशन आप तो कर पाएंगे, 2t पावर इंक्रीज होगी बाई 2 हो गया i कैप प्लस t स्क्वायर, एक पावर इंक्रीज हुई 3/3 हो गया j कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो वेलोसिटी वेक्टर मिल गया t स्क्वायर i कैप t टू पावर 3/3 j कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। एक्सीलरेशन वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर, अब एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होगा, यहां सॉरी एक्सीलरेशन वेक्टर था ही पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन हमें देता है पोजीशन वेक्टर, r इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन v dt। इससे r इक्वल टू v क्या ये रहा t स्क्वायर i के प्लस t लिस्ट पावर 3/3 j के dt। ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रखा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की केवल मैंने यहाँ कुछ नहीं किया होगा। r इक्वल टू इंटीग्रेशन करो, पावर फिर से इंक्रीज 2 तो ऑलरेडी है तो एक इंक्रीज हुई 2 प्लस 1 कितनी हो गई 3, सेम डिवाइड में चली जाएंगी बाई 3 i के प्लस एक पावर इंक्रीज करो 3 तो है ही 4 हो गई 3 प्लस 1 सॉरी 4 डिवाइड में आएगा 4 3 जा 12 j के। ये आ गया यहाँ से पोजीशन वेक्टर और ये आ गया अपना यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हमने लर्न कर लिया अभी एक पोजीशन वेक्टर कैसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर एंड वाइस वर्सा। तो अगर एक्सीलरेशन दिया है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों तरीके से हमने निकाल दी। मेथड वही है सेम, अब एवरेज वैल्यू पूछी तो इंटरवल के साथ बात करेंगे और इंस्टेंटेनियस वैल्यू फिक्स वैल्यू t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगी। मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड निकाल लो, ठीक है, उससे मैग्नीट्यूड आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। अब हम लर्न करेंगे, इसके बाद यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है मोशन इन ए प्लेन, और यहाँ हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं मोशन इन ए प्लेन के, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन का है और एक सर्कुलर मोशन। लेकिन उससे पहले वेक्टर में थोड़ा सा बचा हुआ है क्वेश्चन, मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर समझा दिया था, दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे किया जाएगा, सम कैसे किया जाएगा, और उनके बीच में एंगल हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे फाइंड आउट किया था, ये हमने लर्न कर लिया था। हेड टू हेड मेथड, टेल टू टेल मेथड के अकॉर्डिंगली हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ वी सब्ट्रैक्ट द टू वेक्टर्स एंड हाउ वी रिजॉल्व ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, कैसे किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व किया जाता है और कैसे दो वेक्टर्स का हम सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट फॉर्म। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स component, resolution of vector into its components।
suppose we have a vector like vector A and it is making angle theta with the horizontal. Okay, so as we know it is the horizontal direction and it is the vertical x-axis and y-axis. अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर लें और इसको O A P इसे जैसे नेम दे देते हैं ट्रायंगल को, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और अगर हम यहाँ इसकी बात करें ये वाला, तो ये डिस्टेंस है along the x axis और ये डिस्टेंस है along the y axis, सही है। तो OA और AP वेक्टर की अगर बात की जाए, यहाँ AP वेक्टर ये की वैल्यू कैसे निकालना है, AP वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये OA वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है इस साइड। ठीक है, तो फ्रॉम right angle triangle OAP sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, that is AP vector upon OP vector। OP की वैल्यू दी हुई है आपको A, then AP vector how much, sorry AP vector हो गया OP sin of theta। OP की वैल्यू रख दो, OP की वैल्यू कितनी है A, ये हो गया A sin theta, AP vector A sin theta हो गया, ये वैल्यू निकल के आ गई। दूसरा OA वेक्टर निकाल सकते हैं cos से, cos थीटा इक्वल टू OA वेक्टर अपॉन OP वेक्टर, सॉरी OA वेक्टर अपॉन OP वेक्टर, देन OA वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर cos थीटा। तो OA वेक्टर इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी है A, और ये हो गया cos theta। Now you can see from the Pythagoras theorem, according to Pythagoras theorem, OP इक्वल टू हो गया OA प्लस AP वेक्टर, OP वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। OP वेक्टर की वैल्यू क्या है, यहाँ से A है, तो वेक्टर A इक्वल टू मिला आपको OA कितना है A cos थीटा, क्लियर, A cos थीटा I कैप प्लस ये हो गया यहाँ से A sin थीटा J कैप। देख सकते हैं ना, वैसे ये I कैप और J कैप क्यों लगाए कि ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप वेक्टर साइन लगा देते इसके साथ तो ये A हो गया यहाँ पे, इट मींस वेक्टर A इक्वल टू ये AX हो गया, AX I प्लस AY J कैप। तो AX की वैल्यू क्या है A cos थीटा और AY की वैल्यू क्या है A sin थीटा, A sin ऑफ थीटा। AX तो ये आ गया और AY ये आ गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट है वेक्टर के, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x एक्सिस हो गया और एक अलोंग द y एक्सिस हो गया, ये निकाले हुए AP A sin थीटा, ये अलोंग वर्टिकल हो गया। ये यहाँ शो किया कि एक वेक्टर कॉम्बिनेशन है कंपोनेंट का, वेक्टर A इक्वल टू क्या है A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप, ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए I कैप और J कैप लिखा गया है। क्लियर, हमसे कहा जाए कि कोई 5 न्यूटन फोर्स है और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, तब कहा जाए फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर along x axis and y axis। या आपसे कहा जाए फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। तो कैसे निकालोगे इसके कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स हो गए, एक तो इस डायरेक्शन में अलोंग एक्सिस का हो तो आप हो गए AX इक्वल टू A cos 60, इट मींस A की वैल्यू कितनी है 5 cos 60 1/2 तो 5/2 न्यूटन। ठीक है, ये तो AX हो गया। अलोंग y एक्सिस निकालें तो y एक्सिस क्या होगा AY
a sin थीटा, तो ए वाई इक्वल टू आ गया 5 sin 60, sin 60 का √3/2, तो 5 √3/2, ठीक है, न्यूटन। इस तरीके से हम ये कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। अभी मैंने 2D में बात की केवल दो एक्सिस में। अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया है, उसका x एक्सिस के साथ एंगल दिया हो, y के साथ दिया हो, z एक्सिस के साथ, तीन अगर एंगल्स दिए हैं, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। ये समझ में आ गया? नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम में आता रहेगा ये। नेक्स्ट, if vector A makes an angle alpha with the positive x-axis and beta with the positive y-axis and gamma with the positive z-axis। ध्यान दो, वेक्टर A makes an angle alpha, beta and gamma with the positive x-axis, positive y-axis and positive z-axis। कोई वेक्टर है A, वो x-axis के साथ, y-axis के साथ और z-axis के साथ एंगल्स फॉर्म कर रहा है अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा, गामा, z-axis के साथ गामा, y-axis के साथ बीटा। Then how we can write down the components? Then component of vector A along x-axis क्या होगा? ax equal to a cos alpha। along y-axis क्या होगा? ay equal to a cos beta। along z axis क्या होगा? az equal to a cos gamma। ax, ay and az यहां से पता लगेगा आपको। अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये वेक्टर क्या है? बेसिकली वेक्टर a इक्वल टू a x I कैप प्लस a y j कैप प्लस a z k कैप, ठीक है। ax हो रहा a cos अल्फा I कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप। a cos अल्फा I कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप, इस तरीके से ये लिखेंगे। तो कुछ समझ में और आ रहा होगा आपको यहाँ से कि इन सबका स्क्वायर की वैल्यू की जाए। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे आप? मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे आप तो मॉड ए इक्वल टू होगा रूट ऑफ, देखो ए तो बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। तो ये बेसिकली क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तब जाकर के आपको मॉड ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ए मिलेगी। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें कितना मिलेगा? ये मिलेगा। इसको ध्यान रखेंगे, एक्स एक्सिस का अगर एंगल अल्फा दिया है और वाई एक्सिस का बीटा दिया है और जेड एक्सिस गामा दिया है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा एक आइडेंटिटी बन गई और इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज यूनिटी 1 होगी। ठीक है, तो ये आप लर्न रखेंगे। नाउ वी विल let's see the how we subtract the two vectors। हमने पीछे वाला जो वेक्टर का पोर्शन पढ़ा था उसमें एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था। लाइक दिस वन, इफ वी हैव द टू वेक्टर्स, सॉरी this one vector A and another vector is B, and making angle between them is theta। इस तरीके से तो आपको वहां बताया गया था how we add the two vectors। The addition of the two vectors or resultant of these two vectors is separated by the third side of the triangle by taking in opposite order। ये जो थर्ड साइड है, इस साइड को हम कैसे लेंगे? इन दोनों साइड के अपोजिट ऑर्डर। ये कैसे जा रही है? देखो, इनका ऑर्डर कैसे? इस तरीके से है, और इसका ऑर्डर कैसे है? इसके जस्ट रिवर्स है। तो ये आर है यहाँ, और ये दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है।
अब हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है, फाइंड आउट करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। इन दोनों के एडिशन का फॉर्मूला क्या था? एडिशन का रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या ऑब्टेन हुआ था? आपको ये ऑब्टेन हुआ था r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। रिजल्टेंट ऑब्टेन हुआ था। एंगल निकालना हो tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, where theta is the angle between two vectors a and b. Now we have to find out the subtraction of two vector. Subtraction of two vectors. In this way, like this one, vector a, and simply this is the vector b. Okay, and the angle between them is this one theta. Clear? Now we have to find out the subtraction. So पहला रूल क्या है? ये जो वेक्टर b है उसको जस्ट रिवर्स कर दो आप पहले की, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करके ले आओगे, ये हो गया माइनस बी वेक्टर। क्लियर? हमें ऑब्टेन क्या करना है? a माइनस बी, और ये हो गया रिवर्स, तो माइनस बी वेक्टर हो गया, पहले बी वेक्टर वो है, ये हो गया। एंगल देखना है आपको, तो टेल टू टेल देखते तो वेक्टर a ऐसे चला जाता, एंगल देखने के लिए आगे उसको इंक्रीज करते तो ये एंगल होगा। अब इस केस में सब्ट्रैक्शन के लिए एंगल ये होगा थीटा डैश। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो कंप्लीट एंगल क्या होगा? 180, और ये एंगल थीटा है, तो नाउ द एंगल इज 180 माइनस थीटा। बस ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ रिजल्ट में, थीटा के ऊपर आप थीटा डैश रख देंगे, थीटा डैश की वैल्यू क्या है ये, तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन ऑब्टेन हो जाएगा। क्या ऑब्टेन हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। कैसे लिखेंगे? देखो आर रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू होगा यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के ऊपर 180 माइनस थीटा, इस तरीके से। या दूसरा मेथड ये है, अब ये 180 माइनस थीटा लिखा है, इसको नेगेटिव के साथ लिख दो, केवल थीटा ही रहने दो, ऐसे r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों जो फॉर्मूलाज हैं वो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ए वेक्टर का बी वेक्टर से सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज इफ वी हैव टू वेक्टर्स a इक्वल टू 5 न्यूटन and vector b equal to 10 Newton and the angle between them is 30 degree and someone says to you find out the subtraction of vector a minus vector b, ये फाइंड आउट करना है आपको। क्लियर? तो a माइनस बी ऑब्टेन करोगे, तो अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इनके बीच में एंगल दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखो यहाँ से वो फॉर्मूला लगा करके r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर 100 हो गया माइनस 2a 5 b 10 cos थीटा, माइनस लगा देना cos थीटा cos 30। तो यहां से रिजल्टेंट ऑब्टेन हो गया हमें r इक्वल टू रूट ऑफ 125 माइनस 10 10 100 cos 30 रूट 3/2 50 रूट 3 हो गया। r इक्वल टू रूट ऑफ 125 माइनस 50 रूट 3। इस तरीके से हमें ये रिजल्टेंट मिल गया सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग दीस फॉर्मूलास। इन दोनों फॉर्मूलास को यूज करके हम वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहां तक लर्न कर चुके हैं कंप्लीट वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन, वेक्टर्स के टाइप, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होता है। इस तरीके से हम सारे स्टडी कर चुके हैं। नाउ we are going to study relative velocity, concept of the relative velocity in 2D। 1D में भी और 2D में भी सेम टाइप से ही relative velocity हम फाइंड आउट करते हैं। relative velocity समझ में आ रहा है आपको? पहले हमने अभी यहाँ पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। दूसरा लर्न किया है सब्ट्रैक्शन, कैसे हम सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। सिंपल आप एंगल चेंज कर दो, वहां पे कुछ नहीं करना है आपको। क्लियर? नाउ रिलेटिव वेलोसिटी, relative velocity
Relative velocity is defined the velocity of any object with respect to another object or any point. किसी के point के respect में, किसी frame of reference के respect में आप जो velocity find out करते हो उसे कहते हैं relative velocity. जनरली जो हम बात करते हैं वो ग्राउंड के रेफरेंस से बात होती है. जैसे मेरी वेलोसिटी की बात किया 10 मीटर पर सेकंड, उसने कहा कि सर 10 मीटर पर सेकंड से रन कर रहे हैं, तो मींस मेरी जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है. किसके रेस्पेक्ट में है? वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. ऐसे ही मेरे पीछे कोई और दौड़ रहा हो या दो स्टूडेंट्स दौड़ रहे हो, दो स्टूडेंट्स हो, सपोज करो एक 5 से रन कर रहा है इस डायरेक्शन और एक 10 से रन कर रहा है, तो 10 वाले की 5 के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है. और दूसरे वाले क्या होगी? उसकी जस्ट थोड़ा रिवर्स हो गई, उसकी कम है 5 से. क्लियर? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी of any object is defined the velocity of object with respect to another object or any frame of reference. Any frame of reference, like this one. Let body A is moving with velocity VE and the velocity B is moving with velocity VB. Now the velocity of B with respect to A, VBA equal to VB minus VA. It is the velocity of B with respect to velocity A. If we want to find out the velocity of A with respect to B, then we have to write VAB equal to VA minus VB. जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको रेस्ट में कर देते हैं आपको इस डायरेक्शन करके. तो ये इस स्पीड से इस डायरेक्शन जा रही है, उतनी स्पीड नेगेटिव में दे तो कैसे आ गई? रेस्ट में आ गई. तो ये हमने इसको रेस्ट में ला लिया. इसके लिए इसके रेस्पेक्ट में इसको रेस्ट में गए, इतनी स्पीड इसको दे दी यहाँ पे. तो देखो VAB क्या हो गया यहाँ से? ये है वेलोसिटी ऑफ A with respect to B. वेलोसिटी ऑफ A with respect to B है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड सर्कुलर मोशन. यहां से दम वाली चीजें इसे कहते हैं ना, हाँ ये कुछ चैप्टर से मिल रहा है. तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी IIT JEE जो प्रिपरेशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन एज वेल एज द सर्कुलर मोशन. तो एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की प्रोजेक्टाइल मोशन को, और नेक्स्ट लेक्चर में सर्कुलर मोशन को. ओके स्टूडेंट्स, so enjoy the lecture. All the best. Have a nice day.